हाँ जी, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। और ये वीडियो इस सीरीज़ का 5th पार्ट है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 4 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, ये डिस्कस किया था। तो एक बार पहले क्विकली रिवाइज़ करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था और फिर आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम लोग आज हमारा टारगेट रहेगा कि हमें इनकम मेथड को अच्छे से समझना है, ठीक है? पहले एक बार क्विक रिवीजन लास्ट वीडियो का और उसके बाद आगे प्रोसीड। देखो, लास्ट वीडियो में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि प्रोडक्शन मेथड करेक्ट, हमने यहाँ शुरू किया था कि किसी भी कंट्री की अगर आपको इनकम निकालनी है तो इनकम दो टाइप से निकाली जाती है, या तो डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम। मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं नोट्स पे आता हूँ, वहाँ से आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। देखें, तो अगर हमें किसी भी कंट्री की इनकम निकालनी है तो हमें उस कंट्री के लिए इनकम दो लेवल पे हम निकाल सकते हैं। पहला डोमेस्टिक लेवल पे और दूसरा नेशनल लेवल पे। डोमेस्टिक लेवल पे चार टाइप के एग्रीगेट्स या चार टाइप के कोड्स होते हैं नेशनल इनकम इनकम निकालने के लिए, सॉरी। जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एफसी। इस एनडीपी एट एफसी को हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। इसके बाद नेशनल लेवल पर भी चार टाइप के कोड्स होते हैं, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी। इस एनएनपी एट एफसी को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एग्जाम में कभी भी नेशनल इनकम निकालने को बोले तो आपको ये निकालना है, डोमेस्टिक इनकम निकालने को बोले तो आपको ये निकालना है। बाकियों के लिए आपको एग्जाम में हमेशा कोड बताएगा एग्जामिनर कि क्या आपको कंप्यूट करना है। फिर हमने स्टार्ट किया था प्रोडक्शन मेथड को समझना। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्शन मेथड एक्चुअली किस बारे में बात करता है, वैल्यू एडिशन की बात करता है। मतलब पूरी कंट्री में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, सप्लायर्स हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, उन्होंने जितने रुपए की भी प्रोडक्शन करी है, अगर मैं उन सारी वैल्यूज को जोड़ दूंगा तो मेरी कंप्लीट नेशनल इनकम भी निकाली जा सकती है। बस ध्यान देने वाली बात क्या थी कि मैं सिर्फ सेल वैल्यू नहीं लूंगा ऑन बिजनेस की, मैं उस सेल वैल्यू में से उनका परचेज माइनस कर दूंगा ताकि एक्चुअल नेट में वैल्यू एडिशन कितना हुआ है ये निकाल सकूं। और इसी लॉजिक को बेस पर रख के हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमने इस फॉर्मूले पे हम पहुंचे थे कि नेट में जीडीपी एट एमपी या जीवी एट एमपी का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने आपको लॉजिकली बताया था कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बनता है, ये ऐसा ही क्यों बनना चाहिए, बहुत लॉजिकल था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी थी तो आप एक बार उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हमने समझा था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट के कई मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, जहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, सेल, चेंज इन स्टॉक और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और ये सब करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आता है, जीडीपी एट एमपी। और इस जीडीपी एट एमपी को हम लोग नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हमने यहाँ पे सीखा था, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट क्लास की बात थी। अब हमें शुरू करना है इनकम मेथड, ठीक है। देखें, इनकम मेथड बहुत सिंपल है। इनकम मेथड एक्चुअली, ये जो मेथड है ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है, ये काम करता है जो देश में लोग पैसा कमा रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनकम मेथड क्या करता है, ये जितने भी लोग पैसे कमाते हैं उनको तीन बेसिकली ग्रुप्स में डिवाइड करता है। इनकम मेथड बोलता है कि बेसिकली तीन टाइप के लोग हैं जो पैसा कमा सकते हैं। पहले, जो कहीं जॉब करते हैं और इनको मिलता है कंपनसेशन। किस लिए? काम करने के बदले इनको मिलता है कंपनसेशन। और ये कौन होता है? अगर ये जॉब कर रहे हैं तो ये क्या कहलाए जाएंगे? ऑब्वियसली कहलाए जाएंगे एम्प्लॉइज। तो इनकम मेथड सबसे पहला ग्रुप किसे लेता है? एम्प्लॉइज का, जो कहीं जॉब कर रहे हैं। इसके बाद जो सेकंड ग्रुप है वो होता है बिजनेसमैन का। और बिजनेसमैन जो पैसा कमाते हैं उसे ये मेथड बोलता है ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। और वे तीसरे टाइप के लोग कौन से होते हैं? जो ना तो जॉब कर रहे हैं ना कोई बिजनेस, उन लोगों ने खुद को ही काम दे रखा है। इनको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, जो खुद के द्वारा खुद ही एम्प्लॉयड किए गए हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास अगर कोई डॉक्टर का क्लिनिक है, कोई टीचर है, ठीक है, कोई लॉयर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऐसे प्रोफेशनल लोग जो खुद का ऑफिस खोलते हैं और वहाँ खुद भी काम करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। और इनकी इनकम को बोला जाता है मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये इनकम मेथड क्या करता है, ये पूरे देश की जनता को, कमाऊ जनता को, जो जनता कमाने वाली है, जो पैसा कमाती है, उस जनता को तीन मेजर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक को ये बोलता है कंजम्पशन, सॉरी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एक को ये बोलता है ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरों को ये बोलता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आप इसको कैसे याद रखने वाले हो? बहुत सिंपल भैया, एक है जॉब करने वाले, सॉरी, एक है जॉब करने वाले, एक है बिजनेस करने वाले, और एक वो है जिन्होंने बिजनेस किया और वहां खुद को ही काम दे दिया, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। अब ये इनकम मेथड क्या बोलता है
कि अगर आपको देश की इनकम निकालनी है तो सिंपल इन तीनों ग्रुप के सारे इनकम को जोड़ दो। जब आप इन तीनों ग्रुप की सारी इनकम को जोड़ दोगे तो आप देश की इनकम निकाल पाओगे। आपको समझ में आ रहा है? एक बार नोट चलते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर वापस यहाँ पे आते हैं। देखें, तो इनकम मेथड की बात करते हैं। कहाँ है इनकम मेथड? ये है इनकम मेथड, ये देखें। तो जब भी हम इनकम मेथड से इन तीनों वैल्यूज को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है एनडीपी एट एफ सी। ठीक है, ये स्टेप्स हैं, आप एक बार रीड कर सकते हो, नोट्स डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, फिलहाल जो अभी मुद्दे की बात है मैं वो करूंगा, बाकी अभी मैं क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो इन स्टेप्स के ऊपर नहीं जा रहा मैं। ठीक है, हमें निकालना होता है इनकम मेथड से एनडीपी एट एफ सी। और ये कैसे आएगा? हमें इन तीनों वैल्यूज को जोड़ देना है। पहला कौन सा है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा कौन सा है? ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा कौन सा है? मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे हम तीनों वैल्यूज को जोड़ेंगे हमारे पास क्या निकल के आएगा? एनडीपी एट एफ सी। ठीक है, वापस यहाँ पे आप देखो, जैसे मैं इन तीनों वैल्यूज को जोड़ूंगा मेरे पास क्या निकल के आएगा? एनडीपी एट एफ सी। और नेशनल इनकम का कोड क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये होता है एन एन पी एट एफ सी। मैं निकाल क्या लिया है? एन डी पी एट एफ सी। तो मुझे इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो हम कैसे करते हैं? बहुत सिंपल था, मैं आपको बताया था लास्ट क्लास में कि आप एक एक करके वैल्यूज को मैच करते जाओ। देखो, अपने पास है नेट, यहाँ भी है नेट, तो ये तो मैच कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। अपने पास है डोमेस्टिक, यहाँ पे है नेशनल, तो इसे मैच करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? हम लोग एन एफ आई ए को प्लस कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके बाद प्रोडक्शन तो हमेशा ही सेम होता है, मैंने आपको बताया था, और फैक्टर कॉस्ट यहाँ भी है, फैक्टर कॉस्ट यहाँ भी है। तो सिंपली अगर मैं इस एन डी पी एट एफ सी में एन एफ आई ए प्लस कर दूंगा तो मैं नेशनल इनकम निकाल सकता हूँ। ये बन जाएगा इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला। तो बहुत सिंपल लग रहा है, बस हमें तीन चीजें ढूंढनी है एग्जाम में, क्वेश्चन में तीन चीजें ढूंढनी है हमें। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। और मुझे एग्जाम में क्वेश्चन में इन तीनों ही चीज़ों के नंबर्स मिल गए, बस उन तीनों को जोड़ना है। तो क्या निकल जाएगा? एनडीपी एट एफ सी। और फिर उस एनडीपी एट एफ सी में मुझे एनएफआईए को जोड़ना है, तो क्या निकल जाएगा? नेशनल इनकम। बहुत सिंपल था भैया ये तो, पर आपको लगता है कि एग्जाम में तो सिंपल आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा। तो एग्जाम में इन तीनों ही हेडिंग्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए होते हैं, तो आपको एक एक करके उन कंपोनेंट्स को समझना है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हेडिंग कौन सी थी भैया? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, करेक्ट। देखो, नाम में ही इसका मतलब समाये और नाम में ही इसके कंपोनेंट छुपे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सर समझना, एम्प्लॉयज को मिलने वाला कंपनसेशन मतलब एम्प्लॉयज जब भी कहीं काम करेंगे, अगर कोई बंदा कहीं जॉब कर रहा है, वहीं काम करेगा, तो उसको उस काम के बदले में कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं। उस पैसे को सर क्या बोलते हैं? भैया उस पैसे को हम लोग बोलते हैं सैलरी, करेक्ट। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के तीन ही पार्ट होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं वेजेस एंड सैलरी, या सैलरी, वेजेस और सैलरी इन कैश, कि एम्प्लॉय को कैश में सैलरी या वेज मिल गया, आपको ये रखा होगा। या फिर एम्प्लॉय को कैश में सैलरी या वेज मिलने के अलावा कई बार ऑफिस से कुछ सामान भी मिल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, इन काइंड। अब यहाँ पे एक डाउट है, समझना। लेट्स से एक कंपनी है और उस कंपनी में जो उसका जॉब वर्क है, एग्जांपल आईटी कंपनी है। अब आईटी कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय है जो कि लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। अब मान लो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक आईटी कंपनी को ज्वाइन करा, तो वहां पे उसके काम का नेचर ऐसा है कि उसको एक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट तो हमेशा होगी कोड्स लिखने के लिए, ठीक है। अब कंपनी ने उस काम के नेचर की वजह से उस बंदे को एक लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया। तो भैया देखो, यहाँ पे एम्प्लॉय को कैश में कुछ नहीं मिला, यहाँ तो काइंड में मिला है, तो क्या उस लैपटॉप की वैल्यू को मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा क्या? नहीं बेटा। देखो, ये जो कंपनी ने उस एम्प्लॉय को लैपटॉप दिया है वो जॉब की नेचर की वजह से दिया है, अपने फायदे के लिए दिया है। क्या वो एम्प्लॉय के फायदे के लिए दिया था क्या? नहीं ना। जब कल को बंदा जॉब छोड़ के जाएगा तो क्या एम्प्लॉय, जो कंपनी है, वो उस लैपटॉप को एम्प्लॉय को दान देने वाली है क्या? नहीं, वापस ले लेगी ना। तो उस लैपटॉप की वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। तो बस इतना ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा काइंड में जो सामान कंपनी से मिल रहा है एम्प्लॉय को, जो कंपनी के फायदे के लिए है, एम्प्लॉय के फायदे के लिए नहीं है, तो उसकी वैल्यू को नहीं जोड़ना। अगर वो एम्प्लॉय के फायदे के लिए, एम्प्लॉय के लिए ही है, तो उसकी वैल्यू को जोड़ देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कंपनी ने, जब आपने नई कंपनी ज्वाइन करी और कंपनी ने आपको एज अ वेलकम गिफ्ट आपको एक फोन परचेस करके दे दिया, अब वो आपका ही है, चाहे आप कल जॉब छोड़ दो, वो फोन आपका ही है, तो फिर उस फोन की वैल्यू को हम यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी
स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सर ये नाम बड़ा लंबा लग रहा है, याद कैसे होगा भैया हमें? बहुत सिंपल है, समझ लेना। आपको पता है कोई भी एम्प्लॉय जब काम करेगा तो कभी ना कभी रिटायर होगा। जब वो रिटायर होगा तो भैया तब कैसे कमाएगा, तब कैसे खाएगा? क्योंकि तब तो उसकी एज हो चुकी होगी। तो उस टाइम पे वो बंदा कमा सके, खा सके, जिंदा रह सके, तो इसके लिए कंपनी क्या करती है? एम्प्लॉयज के पीएफ का प्रबंध कर देती है, एम्प्लॉय के ग्रेचुटी का प्रबंध कर देती है, उनके हेल्थ इंश्योरेंस का प्रबंध कर देती है। तो ऐसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो पैसा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, सर याद रखेंगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, उस पैसों को हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे। अगर एम्प्लॉय ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया हो तो उसको काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ एम्प्लॉयर वाले को काउंट किया जाता। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। एग्जांपल ले लो, मान लो ये एक कंपनी है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड, और इस एबीसी लिमिटेड का एक ही एम्प्लॉय है, बस ये मिस्टर ए। इस कंपनी ने इस एम्प्लॉय को लेट से सैलरी दी है 10,000 रुपए की कैश में। इस 10,000 की सैलरी के अलावा इस एम्प्लॉय के नाम का एक पीएफ अकाउंट खुलवाया, और उस पीएफ के अकाउंट में महीने के 1,000 रुपए डलवाने शुरू कर दिए अलग से, 10,000 से अलावा अलग से। अब जब मिस्टर ए ने देखा कि यार मेरी कंपनी मेरे लिए पैसे जमा कर रही है, तो इसमें से अपनी सैलरी में से मिस्टर ए ने भी 1,000 रुपए माइनस करके यहाँ जोड़ना शुरू कर दिया, यहाँ से निकाल के यहाँ जोड़ना शुरू कर दिया। तो देखो इस एम्प्लॉय के सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कितने पैसे जमा हो रहे हैं? यहाँ पैसे जमा हो रहे हैं 1,000 कंपनी वाले और 1,000 एम्प्लॉय वाले, यानी कि टोटल 2,000 रुपए। लेकिन क्या मैं 2,000 रुपए को इस एम्प्लॉय की इनकम मानूंगा क्या? नहीं, क्योंकि ये 1,000 तो ऑलरेडी इस 10,000 का पार्ट है ना, जो आप यहाँ पे ले चुके होंगे वेजेस इन कैश में, करेक्ट। इसलिए हम सिर्फ कौन सा लेते हैं अलग से? ये वाला 1,000 जो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो कौन सा पार्ट आ जाएगा? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। शाबाश। इसके बाद तो ये अपना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कर रहे हैं। बस ये 3 चीजें थी यार। एग्जाम में या तो आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू मिलेगी, या इनकी अलग अलग वैल्यूज मिल जाएगी। इन तीनों को जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की वैल्यू। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था ऑपरेटिंग सरप्लस। याद है ना? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब देखो ऑपरेटिंग सरप्लस सिंपल, मैंने क्या बताया था, ये किसकी इनकम होती है? ये होती है इनकम बिजनेसमैन। अब तुम्हें बताओ, कोई भी बिजनेसमैन जो पैसा कमाता है, वो पैसा किस टाइप से कमा सकता है? भाई या तो आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, आपने प्रॉपर्टी क्रैप चला रखी है और वहां से पैसा कमा रहे हो, या आपने कोई बिजनेस खोल रखा है, वहां से प्रॉफिट का पैसा कमा रहे हो, है ना? तो नॉर्मली ऑपरेटिंग सरप्लस दो जगह से आता है। या तो इन्वेस्टमेंट की वजह से आपने उस इन्वेस्टमेंट को किसी को रेंट पे दे रखा था, रेंट मिल रहा है वहां से, रॉयल्टी मिल रही है वहां से, ब्याज मिल रहा है वहां से, इस तरह चीजें आ रही है। या फिर आपने खुद का बिजनेस खोला हुआ है, वहां से आप प्रॉफिट कमा रहे हो, हार्ड एंड प्रॉफिट, पैसा कमा रहे हो। ठीक है, एक बार ऑन नोट्स पे देखो, बहुत सिंपल है। तो ये देखो, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के 3 पार्ट: वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, एग्जाम्पल पीएफ, ग्रेचुटी, लेबर वेलफेयर फंड एक्सेट्रा, ये तुम देख लेना एक बार। ऑपरेटिंग सरप्लस के देखो 2 पार्ट: इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। या तो आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, आपने उसको रेंट पे दे रखा है, वहां से रेंट रॉयल्टी आ रही है या ब्याज आ रहा है, या आप बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस से आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली ऑपरेटिंग सरप्लस के बस 2 ही पार्ट है। या तो आपको पैसा मिल रहा है कहां से? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, या आपको पैसा मिल रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, जब प्रॉपर्टी से पैसा मिलता है तो ये 3 टाइप का होता है: रेंट, या आपको रेंट मिल सकता है, या आपको रॉयल्टी मिल सकती है, या आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। भैया सिंपल से इन तीनों में फर्क क्या है? देखो तीनों में कोई फर्क नहीं है, ये तीनों ही आपको मिलते हैं जब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी और को यूज करने लेते हो। सिंपल समझो, मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग मैंने आपको यूज करने के लिए दी, तो आप मुझे क्या पे करोगे? रेंट। मान लो आपको अपने किसी बिजनेस के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट थी, मैंने आपको आपके बिजनेस के लिए कुछ पैसों का लोन दे दिया। अब वो जो पैसे आपको लोन दिए, वो पैसे भी तो मेरी प्रॉपर्टी थी ना। जब मैंने आपको लोन दिया तो उस लोन पे आप मुझे क्या पे करोगे? इंटरेस्ट। करेक्ट। मान लो मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत शिद्दत से एक बहुत ही अच्छी सी कहानी लिखी, हैरी पॉटर, और उस हैरी पॉटर की कहानी को आपने मुझसे बाय कर लिया, और अब आप उस कहानी की मूवी बना के लॉन्च करने वाले हो। तो आप मेरी क्रिएटिव असक का, वो जो कहानी मैंने लिखी थी, वो मेरी क्रिएटिव असक है, तो उस क्रिएटिव असक का आप मेरे को क्या पे करोगे? रॉयल्टी। राइट। तो ये तीनों ही अलग अलग टाइप के असक पे मिलने वाली इनकम होती है: रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, यानी प्रॉपर्टी पे मिलने वाली इनकम, इन शॉर्ट। अगला है भैया इनकम फ्रॉम बिजनेस।
भैया बिजनेस से कौन सी इनकम मिलती है, तुम बताओ छोटे, कौन सी इनकम मिलती है? भैया बिजनेस से एक ही इनकम मिलती है, उसका नाम क्या है? प्रॉफिट्स। करेक्ट। अब इस प्रॉफिट्स के कई अलग अलग नाम हैं, ठीक है। मान लो एक बिजनेस है, इस बिजनेस ने, लेट्स से ये एक बिजनेस है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, और इस बिजनेस ने पूरे साल सेल करके पैसे कमाए हैं 10,000 रुपए, और इस बिजनेस के जो पूरे साल के खर्चे थे, लेट्स से वो खर्चे थे 8,000, तो बताओ इस बिजनेस का प्रॉफिट कितने का आएगा? तुम बोलोगे भैया प्रॉफिट आएगा 2,000 रुपए का। शाबाश बेटे, तो यही 2,000 का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे ऐड कर देना है। लेकिन एग्जाम में अगर डायरेक्टली प्रॉफिट का अमाउंट दे दे तो कहने ही क्या, तो फिर एग्जामिनर हमें क्या देगा? ऑब्वियसली एग्जामिनर हमें इतना इजी नहीं देने वाला। इसको थोड़ा इधर करते हैं ताकि बाद में यहाँ पे हम समरी बना सके, है ना। चलो देखो, तो एग्जामिनर हमें ऑब्वियसली भाई डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं देने वाला। तो एग्जामिनर क्या देता है भाई? बहुत सिंपल सी चीज समझना, जैसे बिजनेस को प्रॉफिट होगा 2,000 रुपए का, तो जब बिजनेस से पैसा कमाया तो एक और बंदा होता है जो पता है इस इंतजार में बैठा होता है। ये एक और भूखा भेड़िया है जो इंतजार में बैठा होता है, ये बस लोगों को ऐसे देखता रहता है कि कौन है जो पैसे कमा रहा है। जैसे ही कोई और पैसे कमाएगा, ये बंदा पता क्या बोलता है कि तूने पैसे कमाए, मुझे पैसे चाहिए। इस बंदे का नाम है गवर्नमेंट, सरकार। ये गवर्नमेंट देखती रहती है कि कौन सा बंदा पैसे कमा रहा है। जैसे इस बिजनेस से 2,000 का प्रॉफिट कमाया, ये सरकार क्या बोलेगी? भाई साहब, इसमें से मुझे कॉर्पोरेट टैक्स के नाम के 200 रुपए मेरे को दे दो। सरकार अपना हिस्सा ले लेगी। तो अब इस ओनर के पास कितने पैसे बच गए? बस 1,800 रुपए बच गए। जैसे इसने टैक्स पे करा, कुछ पैसे बच गए, तो कुछ लोग और हैं इस बिजनेस के इन्वेस्टर्स, इस बिजनेस के रियल ओनर्स, जो इन लोगों ने इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था, वो लोग भी वेट करते रहते हैं कि कब ये बिजनेस प्रॉफिट कमाए और कब इसमें से हमारा हिस्सा में मिल जाए। तो इस 1,800 में से मैंने कुछ हिस्सा इसके इन्वेस्टर को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितने रुपए? मान लो मैंने बांट दिया 800 रुपए। तो अब मेरे पास कितने पैसे बचे हैं? बस 1,000 रुपए। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस 2,000 के 3 हिस्से हो गए। एक हिस्सा 200 का सरकार ले गई टैक्स के नाम पे, एक हिस्सा 800 का मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे ओनर्स ले गए डिविडेंड के नाम पे, और एक हिस्सा 1,000 रुपए का जो मेरे पास बच गया अभी गुल्लक में। तो इस 200 के हिस्से को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स या बिजनेस टैक्स। इस 800 के हिस्से को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो बढ़ चुका है। और इस 1,000 रुपए के हिस्से को हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब बचाया हुआ पैसा, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो अब तक बटा नहीं है। तो देखो, प्रॉफिट के 3 पार्ट्स होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, बिजनेस टैक्स या प्रॉफिट टैक्स। और ये तो टैक्स का पार्ट हो गया। जो पैसा हमने बांट दिया, डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और जो पैसा नहीं बांटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या सेविंग्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर या रिजर्व एंड सरप्लस। अलग अलग नाम है बट चीज वही है। तो प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे निकाल दिए। जैसे इन तीनों कंपोनेंट्स जोड़ूंगा क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट्स को और इनको जोड़ूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। सिंपल था ना? बहुत सिंपल था भैया। अब देखो, हमने इनकम मेथड में 3 चीज सीखी थी। वेजेस, सॉरी ऊपर ऊपर ये रहा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमने समझ लिया भैया, सॉरी कंपनसेशन हमने समझ लिया, ऑपरेटिंग सरप्लस हमने समझ लिया। अब भैया बचा मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। और देखो ये वाली चीज की अगर आपको अमाउंट क्वेश्चन में देना हुआ तो डायरेक्टली दे देगा, आपको अलग से कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसका कोई कॉम्पोनेंट नहीं है, एग्जाम में आपको सिंपल वो ऐसे बता देगा कि मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज 500 रुपए या 1,000 रुपए जो भी अमाउंट है। ठीक है, तो आपने ऐसे करना है, सिंपल, समझ में आ गया। तो अगर मैं आपको एक छोटी समरी लिखवा दूं तो देखो एक बार को मैं इसी को थोड़ा आगे ऐड करता हूँ। देखो, हमने सीखा था कि इनकम मेथड के 3 कंपोनेंट्स हैं। इनकम मेथड के 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट भैया? एक है अपना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर मिक्स्ड इनकम। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से भैया? बहुत सिंपल है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ऑपरेटिंग सर्विस के भैया 2 पार्ट होते हैं, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट्स, वहां से भैया क्या क्या मिलता है? वहां से मिलता है रेंट, वहां से मिलता है रॉयल्टी, वहां से मिलता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। और फिर होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस, वहां से भैया क्या मिलता है? प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट्स के भैया फर्दर 3 हिस्से होते हैं, कौन कौन से? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, और रिटेन्ड अर्निंग्स या रिजर्व एंड सरप्लस या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और एमआई तो मुझे हमेशा दिया ही होगा।
जब एक बार मैं इन सबको जोड़ लूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, एन डी पी एट एफ सी। और जैसे इस एन डी पी एट एफ सी में मैं प्लस कर दूंगा एन एफ आई ए, तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, नेशनल इनकम, यानी कि एन एन पी एट एफ सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, चले, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया यार तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आपको कंसेप्चुअली समझ के मज़ा आ गया, अंडरस्टैंडिंग आ गई तो लाइक कर दो, कमेंट करके प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। कोई डाउट है, कोई तकलीफ, कोई शंका, कोई समस्या, तो कमेंट कर दो। मैं तुम्हारे सारे कमेंट पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई करता हूँ। तो तुम्हारा कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा, उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का लास्ट जो न्यूमेरिकल मेथड है, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में, ट्यूशन के ग्रुप्स में शेयर कर देना। ठीक है, अभी चैनल बहुत नया है तो प्लीज़ तुम्हारे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, सपोर्ट करना। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अनिकेत चौबे साइनिंग ऑफ।